वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इस वक्त हैं। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने 2183 करोड़ रुपए की 52 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। जहां सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के बनौली गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि पर विपक्ष अफवाह फैलाता रहा है। इस तरह की मानसिकता वाले लोग हर रोज देश से झूठ बोलते हैं। अब तक देश के किसानों के खातों में 4.25 लाख करोड़ रुपए की डाले गए हैं। जहां पीएम मोदी ने किसानों को सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी कर दी है। देश के 9 करोड़ 70 लाख किसानों के बैंक खातों में 2500 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। अंत्योदय के तहत जो जितना पिछड़ा है उसे उतनी प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं योजना में कोई कट या फिर कमीशन नहीं लिया गया है। सभी पैसे खाते धारकों के खाते में सीधे पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का भी लक्ष्य है। जनधन योजना के तहत 55 करोड़ खाते में डाले गए हैं। जहां ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से सफल रहा। बेटियों के सिंदूर को उजाड़ने वालों को मिट्टी में मिला दिया गया है। भारत पर वार करने वाला पाताल में भी नहीं बचेगा। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों एयरफोर्स बेसों को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान की एयरबेस आज आईसीयू में पड़े हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल ब्रह्मोस मिसाइल यूपी में भी बनेंगे, जहां दुश्मनों ने स्वदेशी हथियारों का दम देखा है। वहीं कांग्रेस ये वार पचा नहीं पा रही है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी पूछ रही है कि पहलगाम के आतंकियों को अभी तक मारा क्यों नहीं है, और ऐसे में वोट बैंक के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की ऐसी भाषा है कि आतंकियों के मारे जाने से भी उन्हें परेशानी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि नया भारत भोलेनाथ को पूजता है मगर दुश्मनों के सामने काल भैरव बन जाता है। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है उनमें प्रमुख है वाराणसी भदोही मार्ग का 4 लेन चौड़ीकरण, रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण, हाईटेक लाइब्रेरी, होम्योपैथी कॉलेज का निर्माण और कैंसर अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी इकाइयों जैसी अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों का अनावरण। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे एक साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदित्य पांडे जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अतुल यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और राजनीतिक विश्लेषक आलोक पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत हिंदी खबर में। शुरुआत अतुल यादव जी मैं आप ही के साथ करूंगी। आज चूंकि काशी में पीएम मोदी हैं, कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र उन्होंने किया और ऐसे में काशी नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। फिलहाल समाजवादी पार्टी कैसे दिख रही है? माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार काशी जाते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो लगातार घोषणाएं करी जाती हैं लेकिन वो धरातल पर दिखती नहीं है। 100 स्मार्ट सिटी आज तक मुझे तो दिखाई नहीं पड़ी है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी को दिख रही होंगी तो दिख रही होंगी, भाजपा नेताओं को दिख रही होंगी तो दिख रही होंगी। भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी से बाज नहीं आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ये बताएं, उत्तर प्रदेश में जो किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है और शहरों में बिजली नहीं आ रही है, इसके लिए जनता उत्तर प्रदेश की त्राहिमाम कर रही है। और रही बात किसानों की समस्याएं तो जस की तस है। किसानों की सम्मान निधि की ये बात करते हैं, जब तक किसानों को उचित समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा किसानों की स्थिति जस की तस बनी रहेगी। यूरिया खाद या खाद की व्यवस्था कहीं भी उत्तर प्रदेश में समुचित तरीके से सरकार नहीं करा पा रही है, ना केंद्र उसका सहयोग कर रही है। और लगातार प्रधानमंत्री जी काशी का दौरा करते रहते हैं, लेकिन कोई भी तो वहां पे व्यवस्था नहीं सुधरी। दूसरी चीज है कि डबल इंजन, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा सरकार है, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई कार्य नहीं दिख रहा है जो धरातल पर दिखाई दे रहा हो। और डबल इंजन हमेशा टकराते रहते हैं, आपस में विरोधाभास है और जिससे उत्तर प्रदेश का विकास रुका हुआ है। समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, लगातार हम बातों को उठाते भी रहते हैं और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताते रहते हैं, बस जी के द्वारा बताया जाता है कि आपस में इंजन कैसे टकरा रहे हैं, दोनों डबल इंजन कैसे टकरा रहे हैं। और जनता भी उत्तर प्रदेश की देख रही होती है और पूरे देश की उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की जनता देख रही होती है। भारतीय जनता पार्टी के आपसी टकराव की वजह से उत्तर प्रदेश का विकास पूर्णतः अवरुद्ध हो गया है। ठीक है, आदित्य पांडे जी जवाब दीजिए समाजवादी पार्टी को, क्योंकि उनका सीधे तौर पर कहना है सर कि पीएम मोदी आ तो जाते हैं और योजनाओं को यहाँ पर बड़ी सौगात दे देते हैं, लेकिन धरातल पर वो कुछ और ही उलट-पलट देखने को मिलता है। काशी है और काशी में देवों के देव महादेव हैं, नाथों के नाथ जगन्नाथ हैं और नेताओं के नेता मोदी जी हैं, जो देश में सबसे ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री बने रहने वाले हुए हैं। इनको विकास क्यों दिखेगा? ये भी तो सत्ता में थे, लेकिन ये सत्ता से दूर क्यों हुए? क्योंकि ये जो वादे करते थे पूरे नहीं करते थे, केवल कागजी थे। आज आप देखिए, आज काशी में
अर्ध योजनाओं परियोजनाओं का अर्ध शतक तो हो गया, अब शतक की ओर मोदी जी पे बढ़ रहे हैं। चाहे वो सड़क की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, हर क्षेत्र में परियोजनाएं आई हैं। यही काशी विश्वनाथ मंदिर था जहाँ पे पर्यटक आते थे और वहां के सकड़ी गलियों को देख के कहते थे कि यहाँ पे तो दर्शन करना बहुत मुश्किल है, तब ये मौन थे। आज आप देखिए बगल में दाल मंडी का चौड़ीकरण हुआ है, एक बार में 50,000 से अधिक टूरिस्ट यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। अरे ये क्या बोलेंगे, इनके शासन काल में तारों का जंजाल था, तब ये मौन थे। आज आप देखिए तारों को अंडरग्राउंड करने का काम मोदी जी ने किया है। और यही नहीं, विकास की बात तो मोदी जी ने की है, अपने धर्म आस्था और धरोहरों को संरक्षण देने का काम किया है। यही मुंशी प्रेमचंद थे, इनकी सरकार थी तो ये उनको भूल चुके थे, आज देखिए उनके घर को म्यूजियम बनाने का काम किया है। ये क्या स्वतंत्रता सेनानियों की बात करेंगे? अतुल यादव जी बीच में नहीं, अतुल यादव जी बीच में नहीं, अतुल यादव आवाज पहुंच रही है, अतुल यादव जी आवाज पहुंच रही है, बीच में नहीं सर। का विश्वास खोया और उनका वोट प्रतिशत कम हुआ और वो एक सेकंड आदित्य पांडे जी, आदित्य पांडे जी एक सेकंड, अतुल यादव जी आवाज पहुंच रही है। सवाल उठाते थे, आज मंदिरों को नवीनीकरण करने का मोदी जी ने किया है। अरे ये क्या बैठेंगे, ये क्या बोलेंगे, केवल जात के नाम पे लोगों को बरगलाने वाले, हिंदू धर्म पे उंगली उठाने वाले, केवल बैठ के चैनलों पे बातें बताते हैं। अरे देखिए परियोजनाओं का आज उपहार काशी को मिला है, आप क्या बोलेंगे? और इसीलिए आप सत्ता से दूर है और बारंबार दूर रहेंगे कि आपके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। और रही बात, ठीक है अतुल यादव जी आवाज पहुंच रही है सर। पार्टी को 2027 में जो जनता आईना दिखाएगी और समाजवादी पार्टी भारी बहुमत में आएगी। ठीक है अतुल यादव जी, मुझे लगता है कि अगर डिबेट में जब भी बैठते हैं कोई भी पैनलिस्ट तो उन्हें समझना चाहिए कि डिबेट होती कैसे है। सर ऐसे अगर आपकी बारी आई थी, आपने पूरी अपनी बात रखी, तो बीजेपी का परसेप्शन सुनना भी आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, वरना ये बौखलाहट कहलाई जाती है जिस तरह से आप बीच में उचक गए। ऐसे में आलोक पांडे जी आपके पास आते हुए, जिस तरह से पीएम मोदी का 51वां दौरा है, हालांकि कहा जा रहा है कि कई मायनों में ये महत्वपूर्ण है, तो क्या मानकर चला जाए कि 2027 के लिए अभी से लकीर खींचनी शुरू हो चुकी है? देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी जो है जब बनारस जाते हैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते भी जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर के नाते भी जाते हैं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते बनारस का विकास करना उनकी प्राथमिकता है। लेकिन क्योंकि बनारस या काशी भगवान भोले की नगरी मानी जाती है, हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है, तो उसका अगर कोई विकास होता है तो वो संपूर्ण भारत में वो नोटिस किया जाता है। लेकिन मैं क्योंकि ये बात कहता हूं कि जो मोदी जी हमेशा कहते हैं कि भ्रष्टाचार में हम कमी लाए, ये बात कुर्मी के मेरा गांव है कानपुर में नगर के पास में, वहां की लाइट की बात मैं वहीं से आज डिबेट कर रहा हूँ। लाइट की जैसे बात मैंने उठाई थी, आपके बात में उठाई कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है, तो मैं कहूंगा कि बीजेपी सरकार ने मेरी बात सुनी। कल से मैं अपने गांव में हूँ और वोल्टेज फ्लक्चुएशन कम हुआ है, लाइट भी थोड़ा ठीक है। लेकिन मैं जब गांव में आया, मैंने पता किया तो यहाँ अभी भी कॉलोनियां देने में भ्रष्टाचार है। जो लोग कॉलोनी नहीं मिलनी चाहिए उनको कॉलोनी दी है। आप कहेंगे तो गवाही मैं देता हूं, आप छापा मरवाइए इस गांव में। लोग जो मनरेगा में बैठे हैं घर में और उनको मनरेगा में भ्रष्टाचार है इसी गांव में, आप चाहिए आइए जांच करिए, यहाँ है भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार की जब बात भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि हम जीरो टॉलरेंस पर है, हिंदी खबर में मैं लाइव कहता हूं, कानपुर नगर, कुर्मी गांव, नरवल तहसील, आइए जांच कीजिए, यहाँ भ्रष्टाचार एक एक एम्प्लॉय में भरा पड़ा है। क्या आप जांच करेंगे? क्या भ्रष्टाचार दूर करेंगे? तो कुर्मी गांव को मैं बार बार इसलिए कोट करता हूं क्योंकि ये मेरा गांव है और यहाँ की सच्चाई मैं बेहतर तरीके से जानता हूं। इसलिए अगर एक गांव में भ्रष्टाचार नहीं दूर हुआ तो क्या वाकई भारत में भ्रष्टाचार दूर हुआ है? तो भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से प्रार्थना है, आपने जरूर बेहतर काम किया है, काशी के लिए बेहतर काम किया है। कल मैं बिहार से आया, बेहतर रोडें हैं बिहार उत्तर प्रदेश में। जब आप इंटर करते हैं उत्तर प्रदेश की रोडें बेहतरीन है, मेरे घर तक बहुत अच्छी रोडें बनी है। लेकिन भ्रष्टाचार में अभी भी कमी है। भ्रष्टाचारी खुलेआम घूम रहे हैं, उनकी कॉलोनियां बन रही हैं, उनके मकान बन रहे हैं, लेकिन आम आदमी को वो सुविधाएं जो जरूरतमंद तक पहुंचना चाहिए उतनी बड़ी मात्रा में नहीं पहुंच रहा जितनी बड़ी मात्रा में सरकार पहुंचाने का दावा करती है।
निश्चित तौर पर आदित्य पांडे जी इसी बात का जवाब देते हुए सर, क्योंकि हिंदी खबर की तरफ से भी मनरेगा योजना के तहत किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है उत्तर प्रदेश के अलग अलग गांव में, अलग अलग विकास खंड में, इसको लेकर सीरीज चलाई गई थी। उसमें भी देखने को मिला था कि हर जगह पर मनरेगा योजना के तहत भ्रष्टाचार हुआ है। और आलोक पांडे जी भी उसी बात का जिक्र कर रहे हैं, भले ही तमाम योजनाओं को आप धरातल पर लागू कर रहे हैं, लेकिन छोटे कर्मियों का क्या, क्योंकि धरातल पर कई सुख सुविधा जो आम जनमानस तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा है और भ्रष्टाचार पे निश्चित तौर से लगाम लगी है। आज आप देखिए कि इतने सत्ता में हम सालों से हैं, किसी भी हमारे नेता पे किसी भी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। बाकी पार्टियां जो है वो तो बेल पे बाहर हैं। निश्चित तौर पे यदि कुछ कमी है तो उस पर चर्चा होगी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ समाज से समाधान निकाले जाते हैं। अगर कहीं भी कुछ कमी रही है और तो उसको अगले बार में जरूर पूरा किया जाएगा। ऐसा नहीं है बार बार मोदी जी जब भी अपने बयान मंच से भाषण देते हैं भ्रष्टाचार पे जरूर कहते हैं कि इसको जरूर दूर किया जाएगा और यदि कुछ कमी है तो उसको आगे जरूर दूर किया जाएगा। ठीक है अतुल यादव जी, चूंकि देखिए पीएम मोदी जब वाराणसी पहुंचे, हालांकि उनका संसदीय क्षेत्र है, तो निश्चित तौर पर जब पीएम मोदी यहां पर पहुंचते हैं कई बड़ी सौगात देते हैं, ऐसे में विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। तो सवाल सर आपसे यही कि क्या बाकी संसदीय क्षेत्रों की अनदेखी की जा रही है बीजेपी की तरफ से? फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए तो 75 के 75 जिले जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो सांसद के साथ साथ वो बनारस के सांसद हैं, अच्छी बात है, लेकिन बनारस के सांसद के साथ वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो अन्य जिले भी तो हैं, उन जिलों के साथ भेदभाव क्यों? और जो विपक्षी जहां सांसद हैं उनके साथ भेदभाव क्यों? तो भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती है सबका साथ सबका विकास, ये जुमला एक नारा है, ये सिर्फ क्या करते हैं, दिखावे की राजनीति करते हैं। अभी हमारे इस पैनल पर राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में आलोक पांडे जी बैठे हुए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा भ्रष्टाचार है और जमीन पर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, ये आलोक पांडे जी ने कहा। और आज मैं आलोक पांडे जी की एक बात से सहमत हूं, अगर हम वाकई में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर पांडे जी बैठे हुए, कई बार विभिन्न आपके चैनल के साथ साथ हम विभिन्न चैनलों पर भी होते हैं, अगर वाकई में राजनीति में जो हमारे साथी लोग हैं या जो लोग हैं अगर वो वाकई में इन चीजों को उठाएंगे तो वाकई में सत्ता को आईना दिखेगा, और सत्ता का जब आईना दिखेगा तो सुधार होना जरूरी होता है। हम विपक्ष के नाते भी हम उठाते हैं, हम विपक्ष में हैं, हम सार्थक तरीके से बातों को उठाते हैं। आज मुझे पांडे जी की बात, गांव कस्बों में जो सुविधाएं होनी चाहिए, सरकार के द्वारा जो सुविधाएं प्रोवाइड होनी चाहिए, आपका चैनल सम्मानित है और हिंदी खबर को उत्तर प्रदेश में और हर जगह देश में हर जगह देखा जाता है। आप लोग सार्थक समाचार उठाते हैं, जन सरोकारों की बात करते हैं। जो उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार है और हर जगह जो सरकारी अधिकारी हैं किस प्रकार से भ्रष्टाचार करते हैं, ये जग जाहिर है, जनता परेशान है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है, दोनों में टकराव है, ये सब भी जानते हैं और हमारे द्वारा तो लगातार इस बात को उठाया जाता है। हमारी पार्टी के समय प्रवक्तागण, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समय समय पर दोनों इंजनों के टकराव की बात उठाते रहते हैं। जो गांव समाज में छोटी छोटी समस्याएं हैं, बिजली कटौती इतनी मात्रा में हो रही है कि उत्तर प्रदेश में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बिजली मंत्री से उनसे अपना विभाग ही नहीं संभाला जा रहा है। बात करते हैं हम चौथी इकोनॉमी की, और देश जो बनारस में जाने के लोग, देश में माननीय प्रधानमंत्री के जाने पे या कहीं आने पे कोई मनाही तो नहीं है, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में जो 75 जिले हैं सबका विकास के विषय में सोचे। बनारस का विकास कोई एक अनोखा विकास नहीं है, उनका बनारस का विकास हो अच्छी बात है, वो भी हमारे उत्तर प्रदेश का अंग है और अच्छा विकास हो ये भी हम चाहते हैं, लेकिन अन्य जिलों की भी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। आदित्य पांडे जी, सरकार का एक कर्तव्य बनता है, विपक्षी जहां सांसद हैं उनको भी पर्याप्त सुविधाएं मिलनी चाहिए। जहां विपक्षी विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उनको भी पर्याप्त सुविधाएं मिलनी चाहिए। भेदभाव से सत्ता पर अपने को नहीं दे पा रहा है, को क्या दे पाएगा ये भी जग जाहिर है। तो माननीय जी से उत्तर प्रदेश को समझ नहीं रहा है, वहां पर जो भ्रष्टाचार अधिकारी लगाम नहीं है, तो सब दिख रहा है। हम विपक्ष में सकारात्मक भूमिका अदा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी सकारात्मक कार्य कर रही है, इसलिए परियोजनाओं का लाभ सभी को मिला है। ये आप जैसा नहीं कि परियोजनाओं को किसी जात या धर्म में बांध कर उनको बांट दिया जाए।
सड़क से लेके सदन तक हम बातों को उठा रहे हैं। ठीक है, सड़क से लेकर सदन तक फिलहाल विपक्ष उठा रहा है तमाम मुद्दों को लेकर। ऐसे में आलोक पांडे जी, एक बार फिर आपके पास आते हुए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा असल पिछले कुछ समय से लगातार जो देश भर की हेडलाइन में बना हुआ है वो है 25% का टैरिफ, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया। पीएम मोदी ने यहाँ पर बिना नाम लिए सीधा बोल दिया कि हमें स्वदेशी माल यहाँ पर अपनानी चाहिए, स्वदेशी माल हमारा देश बनाएगा तो शायद जो स्थिति है वो पहले से और ज्यादा बेहतर होगी। और हम लगातार देख रहे हैं 2014 के बाद से किस तरह के बदलाव आए हैं। बड़े डिप्लोमेट तरीके पर भी जो स्ट्रक्चर है उसमें भी बदलाव देखने को मिला। एक तरफ विपक्ष जैसे डेड इकोनॉमी यहां पर करार कर रहा है, वो इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था भी हमारी बहुत बेहतर तरीके से रही है। लेकिन अगर स्वदेशी अपनाते हैं तो 25% का टैरिफ, इसको कैसे समझें? देखिए, अमेरिका ने 25% का टैरिफ अपने देश में सामान आयात में लगाया है। भारत का प्रोडक्ट अमेरिका में महंगा हो जाएगा, निश्चित बात है हमारा थोड़ा निर्यात कम होगा। लेकिन अमेरिका में जो जेनेरिक मेडिसिन हैं, जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, अमेरिका जिसमें बहुत निर्भर है, अमेरिका को उससे बहुत नुकसान खुद को होगा। तो ये उसकी प्रेशर टैक्टिक है और भारत को उस दबाव में, जैसे भारत की सरकार ने कहा कि हमें नहीं झुकना है, झुकना भी नहीं चाहिए। लेकिन बस एक प्रार्थना है बीजेपी से कि वो स्वदेशी की परिभाषा जरूर बता दे। मेक इन इंडिया, जो चाइना का प्रोडक्ट भारत में बनता है वो स्वदेशी है कि नहीं है? ये जो भारत का प्रोडक्ट भारत में बनता है वही स्वदेशी है? क्योंकि जैसे अभी टेररिज्म की परिभाषा नहीं पता है मुझे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वैसे भी मुझे भारत की सरकार उसने स्वदेशी की परिभाषा भी क्लियर नहीं बताई है कि व्हाट इज स्वदेशी। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बीजेपी की सरकार, भारत की सरकार स्वदेशी को जरूर डिफाइन करे। जो ओप्पो वीवो को फोन भारत में बनता है, क्या यह स्वदेशी है जी, या यह स्वदेशी नहीं में आता है? इसकी परिभाषा भी आम जनता को पता होना चाहिए, वरना हम कहीं प्रधानमंत्री की जो बात है उसको डिसओबे न करने लगे। स्वदेशी में भी हम सामान भी खरीद लें। अभी मुझे कल परसों एक नया फोन लेना है, तो मैं अब जिस कंपनी का लेना चाहता हूँ वो मेक इन इंडिया भारत में बनती है, तो क्या वो स्वदेशी है कि नहीं है? अगर है तो मैं खरीद लूं, और नहीं है तो फिर उसे मैं ना खरीदूं। तो जनता को ये बात थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट स्वदेशी। ठीक है, अब आने वाले समय में किस तरह से और कायाकल्प उत्तर प्रदेश का होता है, क्योंकि आज की जो तस्वीर सामने है उसे 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा की उसके लिए बहुत शुक्रिया।